हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री फाउंडेशन क्लासेज में। मैं लोकेश कुमार। आज अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी इसमें जो अपना पौधों से रिलेटेड पोषक तत्व है, खाद उर्वरक ये चल रहे थे अपने इसमें। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो अपनी क्लास रहेगी इसके अंदर वो रहेगी गोबर की खाद तैयार करने की विधि, यानी कि अपन जो FYM फार्म यार्ड मैन्यूर यानी गोबर की खाद जो हम तैयार करते हैं वो कौन कौन सी विधि से हम तैयार करते हैं वो सब जानेंगे आज। इसमें कितनी विधियाँ होती है वो देखेंगे इसके अंदर, किस प्रकार से हम उस विधि में ये खाद तैयार करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो गाइस, अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या इनसे रिलेटेड आपको कोई भी अदर या आपके लिए कोई क्वेश्चंस अलग से क्वेश्चंस बन रहा है, कोई क्वेश्चंस पुट अप हो रहा है इससे रिलेटेड कोई टॉपिक से जो मैंने इस टॉपिक से नहीं किट करवाया है वो भी बता सकते हैं आप इसमें। सो गाइस, हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें गोबर की खाद तैयार करने की विधि यानी FYM फार्म यार्ड मैन्यूर। इसके अंदर अपने जो विधि आती है वो 3 विधि आती है। 3 विधियों के अंदर ये खाद तैयार की जाती है, यानी कि कौन कौन सी विधि से हम खाद तैयार कर सकते हैं इसमें। तो इस खाद को तैयार करते हैं इसमें हम 3 विधियां पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट विधि आती है अपने इसके अंदर वर्तमान प्रचलित विधि। फर्स्ट आती है अपने इसमें वर्तमान प्रचलित विधि। फर्स्ट देखिए वर्तमान प्रचलित विधि। वर्तमान प्रचलित विधि फर्स्ट आती है, और जो सेकंड आती है वो आती है अपने संशोधित गड्ढा विधि। संशोधित गड्ढा विधि। तीसरी आती है इसके अंदर ट्रेंच विधि। तीसरा जो मेथड है इसमें विधि है वो आती है ट्रेंच विधि। इसमें अपने ये 3 विधियां हैं। अब देखिए इसको आप, इसमें जो वर्तमान प्रचलित विधि है इसके अंदर जो वर्तमान प्रचलित विधि इसमें जो अपने इसमें वर्तमान प्रचलित विधि जो अपन गोबर की खाद तैयार करते हैं वो आमतौर पर हम एक जो अपना स्थान होता है वहाँ पर हम आमतौर पर इसे बेसिक लेवल पे देखा जाए तो उसे आमतौर पर हम उसे इकट्ठा करते हैं। उस जगह को हम एक गोबर की खाद तैयार करने के लिए हम उसे निश्चित जगह नहीं रखते हुए हम उसे खाद तैयार करते हैं वहाँ पर, जिसमें हम वर्तमान प्रचलित जैसे वर्तमान हमारे आमतौर पर वर्तमान में यहाँ पर जो सभी जगह प्रचलित हो रही है। इसके अलावा जहाँ जो प्रचलित विधि है, जहाँ जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर जिसमें अधिकतर अपने संशोधित गड्ढा विधि यानी कि गड्ढा तैयार करके उसमें इस विधि का प्रयोग करते हैं। संशोधित गड्ढा विधि जहाँ पर उसमें कि एक पशु या अधिक पशुओं के लिए जो एक निश्चित या अनिश्चित जगह पर जो अपना एक आकार देकर उसको एक गड्ढा तैयार किया जाता है, उसमें हम FYM गोबर की खाद तैयार करते हैं उसमें। इससे आगे अपने आता है ट्रेंच विधि। ये इसकी जो ट्रेंच विधि ये किसने दी? ट्रेंच विधि इसने CN आचार्य ने। ट्रेंच विधि के जो है CN आचार्य। ट्रेंच विधि के जो है CN आचार्य। अब आगे देखिए इसके अंदर आगे आता है इसमें, यानी कि अपने एक पशु होता है, एक पशु के गोबर हेतु हम पर्याप्त जगह होनी चाहिए, यानी कि एक पशु के गोबर हेतु पर्याप्त जगह कितनी होनी चाहिए वो देखिए इसके अंदर आपने 3 फीट तो होता है इसमें लंबा,
एक पशु हेतु गोबर की खाद के लिए पर्याप्त जगह 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 1 मीटर गहरा। इसके अंदर 1 मीटर गहरा आएगा, 1 मीटर गहरा। इस तरह से एक पशु के लिए अपन गोबर खाद तैयार करते हैं, उसके लिए इतनी पर्याप्त जगह होनी आवश्यक है। आगे देखिए इसके अंदर इसको अपन 6 मीटर क्यूब के अंदर भी लिख सकते हैं। इसको अंदर आगे देखिए, इसको आगे आता अपने गोबर के गड्ढे की गहराई अपन 1 मीटर तक रखते हैं। इसमें आगे देखिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल लेने हेतु 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल लेने हेतु गोबर की खाद की मात्रा लेते हैं। यानी कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अपने जो गोबर की खाद हेतु कितनी आवश्यकता होती है, तो वो इसमें जो आवश्यकता होती है वो होती है 10 से 15 टन 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में FIM 10 से 15 टन, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, इतनी इसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। आगे देखिए इसके अंदर जो अपने आता है, इसमें गोबर की खाद को काम में लेते हैं हम, यानी कि FIM जो होता है खाद, उसको हम काम में लेते हैं। वो कब लेते हैं, उसका क्या समय होता है, उसका जो टाइमलाइन होती है वो क्या होती है, वो होती है बुआई के 3 से 4 सप्ताह, यानी कि बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व, यानी कि 1 माह पूर्व, बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व प्रयोग, 3 से 4 सप्ताह पूर्व या 1 माह पूर्व इसका हम खेत के अंदर प्रयोग करते हैं। खेत के अंदर अपने को इसको 3 से 4 सप्ताह पूर्व या 1 मंथ पूर्व इसको हम खेत में डाला जाता है। आगे देखिए इसके अंदर जो आता है अपने कंपोस्ट खाद, FIM खाद आ गई। अब आएगी अपने कंपोस्ट खाद, वो देखिए इसमें कंपोस्ट खाद के अंदर देखिए आप इसके अंदर कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद के अंदर देखिए कंपोस्ट खाद वनस्पति व खाद को गला सड़ाकर, वनस्पति या खाद को गला सड़ाकर पौधों के पोषण के लिए, वनस्पति व खाद को गला सड़ाकर वनस्पति पौधों के पोषण के लिए उपयोग में लाए जाने को हम कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो वनस्पति होती है, अपने वनस्पति और खाद को गला सड़ाकर जो पौधों के पोषण के लिए उपयोग में लेते हैं, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट तैयार होता है। आगे देखिए कंपोस्ट बनाने की विधि। कंपोस्ट खाद बनाने की विधि, इसमें फर्स्ट आएगी इंदौर विधि। इंदौर विधि के अंदर देखिए इसमें आप
इसके जो जनक है वो है ए जनक। इनके जो जनक है वो है ए होवार्ड। इनके जो जनक है इंदौर विधि के वो है ए होवार्ड एम डी वार्ड। डी वार्ड। ये जो विधि है इन्होंने दी थी इसको 1924 से 1931 में इस विधि का इन्होंने प्रयोग किया। आगे देखिए इस विधि को जो तैयार करते हैं अपन उस विधि को किस यानी किस प्रकार से कितने मीटर गहरा, कितना मीटर चौड़ा, कितना मीटर लंबा होता है वो देखिए आप इसको। इस विधि को आप इस विधि को जो तैयार करते हैं वो देखिए इसमें। इस विधि का जो अपने इसका आकार जो तैयार किया जाता है वो इस रूप में किया जाता है। तो आप इस विधि को देखिए। इसके अंदर इस विधि में जो ये इसको तैयार करते हैं उस विधि के अंदर 6 से 8 मीटर 6 से 8 फीट 6 से 8 फीट तो इसको इस तरह से इसको चौड़ा रखा जाता है। और जो 2 से 3 फीट होता है 2 से 3 फीट इसको गहरा रखा जाता है। और जो इसका 10 फीट है वो 10 फीट इसकी लंबाई रखी जाती है। तो आप इसको देख लीजिए। इसमें आगे आती है इसी में बेंगलोर विधि। आगे इसके बाद जो विधि आएगी वो आएगी बेंगलोर विधि। सेकंड आती है वो आती है बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि के अंदर देखिए आप इसको। इसके जो जनक है वो है एल एन आचार्य। इसके जो जनक है वो है एल एन। बेंगलोर विधि के जो जनक है वो है एल एन आचार्य। आगे देखिए इसके अंदर आगे आता है वो देखिए। बेंगलोर विधि के अंदर जो अपन पढ़े इसमें वो देखिए जो इंदौर विधि की काफी इसमें जो कमियों को दूर करके इस विधि का निर्माण किया गया। जो इंदौर विधि थी जिनके जनक ए होवार्ड व डी वार्ड थे उनकी जो इंदौर विधि तैयार की गई थी उस विधि को इन्होंने जो बेंगलोर विधि के जनक थे एल एन आचार्य इन्होंने इस विधि में कुछ कमियां निकाल कर इसमें कुछ सुधार करके बेंगलोर विधि का जो निर्माण किया गया उस विधि का आविष्कार किया इन्होंने एल एन आचार्य जी ने। आगे देखिए इसमें इसकी लंबाई होती है वो होती है 20 फीट। लंबाई होती है वो होती है 20 फीट। और इसकी जो चौड़ाई होती है लंबाई और चौड़ाई होती है इसकी 6 फीट। जो इसकी चौड़ाई होती है वो फिक्स होती है। फिक्स होती है इसकी चौड़ाई। आगे देखिए इसमें जो इसकी गहराई होती है वो होती है गहराई वो होती है 3 फीट। इसके अंदर ये दोनों चीज इसमें फिक्स रहती है। आगे देखिए इसमें जो तीसरी विधि आती है वो आती है अपने नेडेफ विधि। नेडेफ विधि नेडेफ विधि के अंदर देखिए आप इसमें इसको जमीन से ऊपर तैयार करते हैं। इसको टैंक या जो अपने होदी होती है उसमें तैयार किया जाता है इसको। ये महाराष्ट्र के कृषक इस विधि को जो आविष्कार किया गया ये महाराष्ट्र के एक कृषक थे, किसान थे, उन्होंने तैयार किया जिनका नाम था नारायण राव पांढरी जनक। नेडेफ विधि के जो जनक थे वो थे नारायण राव पांढरी।
निर्णय विधि के जनक नारायण राव पांडे थे। आगे देखिए इसमें जो इनको नाडेप के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए इस विधि में जो अपने FIM में गोबर खाद होती है वो कम व वनस्पति अवशेषों का प्रयोग इसमें ज्यादा करते थे। वो इसमें गोबर का प्रयोग तो कम करते थे और वनस्पति का अधिक प्रयोग किया जाता था इसके अंदर नाडेप विधि के अंदर। इस जो कंपोस्ट तैयार करने में जो समय लगता है वो देखिए इसमें कंपोस्ट तैयार करने में समय, कंपोस्ट खाद तैयार करने में समय लगता है वो लगता है 3 महीने का। 3 महीने का इसमें समय लगता है इसके अंदर। ये बात आप इसमें ध्यान रखिए, इसमें पूछ लिया जाता है इसमें कि कंपोस्ट खाद तैयार होती है 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा इसमें, तो इसके अंदर आएगा 3 माह। आगे देखिए इसके अंदर अपने कंपोस्ट खाद आ गई, फिर वर्मी कंपोस्ट। इस तरह से इसमें पूछ लिया जाता है इसमें कि वह कंपोस्ट खाद में समय लगता है, वर्मी कंपोस्ट में पूछ लिया जाता है। इस तरह से इसके अंदर जैसे वर्मी कंपोस्ट में जो समय लगता है वो पूछ लिया जाता है इसमें। आगे देखिए इसके अंदर कंपोस्ट को फसलों में प्रयोग, यानी कंपोस्ट खाद होती है उसको फसलों में उपयोग करते हैं, उसकी मात्रा देखिए आप इसमें। इसकी जो मात्रा होती है वो देखिए इसमें। कंपोस्ट खाद की मात्रा होती है 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर जमीन के लिए इसमें 10 से 15 टन कंपोस्ट खाद की आवश्यकता होती है या डाला जाता है इसके अंदर। आगे देखिए इसमें इसका जो कंपोस्ट खाद में अपन जो प्रयोग करते हैं 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, इसी तरह अपन गोबर खाद का जो प्रयोग करते हैं वो भी 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं इसके अंदर। तो ये चीज दोनों में कॉमन है। आगे अपना आता है वो आता है वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद होगी, अब आएगी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के अंदर देखिए आप दोनों, इसके अंदर जो अपने तीनों चीज है, गोबर की खाद, एक कंपोस्ट खाद और एक वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक अपने मोस्ट है, इनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखिए इसमें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के अंदर देखिए आप इसके अंदर जो केचुओं द्वारा, वर्मी कंपोस्ट के अंदर केचुओं द्वारा जो कृषि अपशिष्ट को पचाकर उत्तम किस्म का कंपोस्ट ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। यानी कि केचुओं द्वारा जो कृषि अपशिष्ट खाद होते हैं वो उनको पचाकर जो उत्तम किस्म का जो कंपोस्ट तैयार करते हैं उसे ही हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। आगे देखिए इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 5 गुना अधिक। नाइट्रोजन इसके अंदर 5 गुना अधिक होता है इसके अंदर। और जो इसके अंदर पाया जाता है P2O, इसके अंदर जो P2O5, इसके अंदर फास्फोरस जो पाया जाता है इसके अंदर वो पाया जाता है 8 गुना अधिक, 8 गुना अधिक। और इसके बाद में इसमें K2O जो पोटास पाया जाता है इसके अंदर 11 गुना अधिक, 11 गुना पाया जाता है। और आता है अपने इसके अंदर वो आता है Mg मैग्नीशियम की मात्रा इसके अंदर 3 गुना अधिक हो जाती है, 3 गुना अधिक। ये तीनों आप इसके अंदर ये चारों चीज देख लीजिए इसके अंदर। आगे देखिए इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाने
वाले केंचुओं के प्रकार। वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले केंचुओं के प्रकार देखिए, आप इस चीज को नोट कर सकते हो आप। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने वाले केंचुओं के प्रकार, यानी कौन कौन सी केंचुए, कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए इसके अंदर आप। तो अपने आता है इसमें फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो आता है वो आता है एपीजिक। फर्स्ट आता है एपीजिक। इसके अंदर देखिए आप, इसमें भूमि में 1 मीटर गहराई तक रहते हैं, यानी कि जो इस एपीजिक प्रकार के जो इसमें जो केंचुए होते हैं वो 1 मीटर गहराई तक मृदा के अंदर रहते हैं। इसमें 1 मीटर गहराई में रहते हैं। आगे देखिए इसमें यह 90% तो ये खाद्य पदार्थ और 10% मिट्टी खाते हैं। ये 90% खाद्य पदार्थ व 10% मिट्टी खाते हैं। आगे देखिए इसमें एक केंचुए का वजन, जिसमें एक केंचुए का वजन होता है, एक केंचुए का वजन, एक केंचुए का जो वजन होता है वो होता है इसके अंदर 0.5 से 1 ग्राम, 0.5 से 1 ग्राम तक इसका वेट होता है केंचुए का। आगे देखिए इसमें एक केंचुए का वजन इसमें 0.5 से 1 ग्राम होता है। आगे देखिए एक मादा केंचुआ, एक मादा केंचुआ 6 माह में 250, यानी कि एक मादा केंचुआ होता है वो 6 माह के अंदर 250 तक केंचुए प्रजनन करता है। 250 तक केंचुए प्रजनन करता है। आगे देखिए इसके अंदर आपने, इसके अंदर जो आता है, जो इनके जो एपीजिक प्रकार के जो केंचुए होते हैं उनमें जो इनकी जो इनकी उपज आते हैं, इनके उप प्रकार होते हैं वो देखिए। इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है आइसिनिया फोएटिडा और फेरेटिमा इलोंडेटा। इसके अंदर देखिए आइसिनिया फोएटिडा, आइसिनिया फोएटिडा और दूसरा आता है वो आता है इसके अंदर फेरेटिमा इलोंडोटा, फेरेटिमा इलोंडेटा, फेरेटिमा इलोंडेटा। आगे देखिए इसके अंदर हमने जो दूसरे प्रकार का केंचुआ पाया जाता है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ इसके अंदर पाया जाता था एपीजिक, एंड जो सेकंड पाया जाएगा वो अपने पाया जाएगा इंडोजिक। इसके अंदर ये 2 प्रकार के केंचुए पाए जाते हैं। ये जमीन में गहरी सुरंग बनाते हैं, 3 मीटर तक के, 3 मीटर तक गहरी जमीन के अंदर सुरंग बनाते हैं ये इस प्रकार के केंचुए। आगे देखिए यहाँ कृषि अपशिष्ट कम व मिट्टी ज्यादा खाते हैं, यानी कृषि जो अपने कृषि अपशिष्ट खाद होती है वो तो कम खाते हैं और मिट्टी का ये अधिक सेवन करते हैं। आगे देखिए इसमें यह जल निकास में सहायक होते हैं, जो अपने जल निकास होते हैं वो देखिए इसमें ये है,
जल निकास में सहायक। इसके अंदर जो तीसरे प्रकार का जो केचुओं का तीसरा प्रकार पाया जाता है वो अपने इसके अंदर डायोजिक। अपने इसके अंदर तीन प्रकार के केचुए पढ़ रहे इसके अंदर। फर्स्ट था अपने इसमें एपिजिक एंड सेकंड था वो अपना था एंडोजिक एंड थर्ड है वो अपना है डायोजिक। अब इसके अंदर आप देखिए इसमें ये इस प्रकार के केचुए इसके जो डायोजिक प्रकार के केचुए होते हैं ये 1 से 3 मीटर तक जमीन के अंदर रहते हैं और ये कृषि अपशिष्ट व मिट्टी दोनों खाते हैं। आगे देखिए इसमें यह जो इस प्रकार के केचुए है यह जल निकास में सहायक होते हैं। जल निकास में सहायक। पूछ लिया जाएगा कि किस प्रकार के केचुए जल निकास के लिए उत्तरदायी या जल निकास में सहायक है। ऑप्शन दे दिया जाएगा इंडोजिक, डायोजिक, एपिजिक या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डायोजिक। यह जल निकास में सहायक होते हैं। आगे देखिए अपने इसमें जो इस केचुए से रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो देखिए। केचुए प्रजनन हेतु केचुए प्रजनन हेतु व खाद्य निर्माण हेतु जो नमी होती है, नमी देखिए वो नमी होती है 30%। इसके अंदर जो नमी चाहिए वो होती है 30% और जो तापमान होता है वो होता है इसमें 25 डिग्री। तापमान इसके अंदर जो तापमान चाहिए वो चाहिए 25 डिग्री। 25 डिग्री इसके अंदर तापमान और नमी को चाहिए 30%। आगे देखिए वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने में 60 दिन या 2 महीने का समय लगता है। वर्मी कंपोस्ट होता है तैयार करने में समय 60 दिन या 2 माह का समय लगता है वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने में। आगे देखिए इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद की मात्रा फसलों के लिए, वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसकी फसलों के लिए जो मात्रा चाहिए वो कितनी चाहिए। फसलों के लिए मात्रा, जो फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट की मात्रा चाहिए वो चाहिए इसमें 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर। 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा इसके लिए आवश्यक होती है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जल निकास, इसके अंदर फर्स्ट डाइजेशन, केचुए जो खाद निर्माण करते हैं वो नमी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसके अंदर। तो कोई आज से 3 टॉपिक थोड़े क्लियर हुए इसके अंदर। फर्स्ट अपने गोबर की खाद तैयार करने की विधियां, फिर पढ़े हम कंपोस्ट खाद, फिर पढ़े हम इसके अंदर तीसरा टॉपिक वो पढ़े हम वर्मी कंपोस्ट। तो ये 3 चीज आपने आज क्लियर हुई। इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा इससे रिलेटेड। जो क्वेश्चंस जहाँ से पुटअप होते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि इस चीज के अंदर ये क्वेश्चंस हो गए। इसके अंदर फैक्ट क्वेश्चंस है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, इसके अंदर कोई बाहर नहीं आएगा इसके अंदर। सो गाइस, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या आपको कोई समस्या आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो मैं आपको जो अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपना जो भी मैटर होगा वो क्लियर किया जाएगा, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। सो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ तो कर ही सकते हो। सो गाइस, इसके लिए मेरा मोटिवेशन बनेगा तो मैं भी आपके लिए कुछ अच्छे कंटेंट्स, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे टॉपिक्स से रिलेटेड काफ़ी डिटेल से करवाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।